अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी टीचर इज़ हेयर। स्टूडेंट्स, हम बायोलॉजी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं रिस्पायरेशन। तो हम आते हैं रिस्पायरेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ। रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग में थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंस है। ब्रीथिंग क्या है कि ब्रीथिंग हमारे पास जस्ट इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। लेकिन रिस्पायरेशन जो है उसमें डिफरेंस ये है कि चूंकि हमारी बॉडी जो है उसने डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, तो उसके लिए उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वो एनर्जी हम लेते हैं फूड से, और फूड की ब्रेक डाउनिंग से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन उस फूड की ब्रेक डाउनिंग जो है वो कौन से प्रोसेस में होती है? वो होती है रिस्पायरेशन में। तो रिस्पायरेशन इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फूड की क्या होती है, उसकी ब्रेक डाउनिंग होती है, वहां से एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हमारी बॉडी अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए परफॉर्म करती है। यहाँ पे मैं आपको उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में बताती हूँ कि रिस्पायरेशन जो है इसके हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैं आपको बताया भी कि हम क्या करते हैं, एनर्जी जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, लेते हैं कहाँ से? ग्लूकोज से। और ग्लूकोज बनता है प्लांट में। वहां से जो ग्लूकोज हम लेते हैं उसकी ब्रेक डाउनिंग होती है, और वहां से फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस हमारे पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे फूड की क्या है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउनिंग होगी, सही है। और ग्लूकोज की ब्रेक डाउनिंग से एनर्जी रिलीज होगी, और ये कंटिन्यूसली लिविंग सेल्स में ये प्रोसेस जो है ये होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज जैसे आप देख रहे हैं उसकी ब्रेक डाउनिंग हो रही है, और उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, जो हम क्या कर रहे हैं, जो हम उसको यूज कर रहे हैं लिविंग सेल्स को, वो ट्रांसफर हो रही है। तो अब ये है कि ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसको हम इस वजह से एक्सोथर्मिक कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हमने नेक्स्ट ये पढ़ना है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से इस एनर्जी को यूज करते हैं। तो सबसे पहले कि जैसे हमारे बॉडी में स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो कंबाइन होके बिग बिग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे एमाइनो एसिड्स जो है वो कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मसल्स कंट्रैक्शन है, तो आपको पता है कि हमारी बॉडी के लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि एनर्जी चाहिए होती है ताकि उसके हेल्प से मसल्स कंट्रैक्ट हो सके और हम मूव कर सके, हम अपने डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सके। तो हमारे मसल्स कंट्रैक्शन के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। थर्ड वन ये है कि यहाँ से जो है रिस्पायरेशन में हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन रहती है। इवन अगर बाहर टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है, तो हमारी बॉडी में क्या होती है कि फूड की ब्रेक डाउनिंग होती है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें से हीट भी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, वो स्टूडेंट्स मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो है इन प्रोसेसेस के लिए रिस्पायरेशन क्या है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता है कि हमारे बॉडी में क्या होते हैं, डिफरेंट रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होते हैं, और उनमें से बहुत सारे रिएक्शंस को एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं उन सब की कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, जो कि हमारी लाइफ को क्या करते हैं, वो मेंटेन रखते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि रिस्पायरेशन जो है इसके दो टाइप्स हैं, एक है एनारोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा है एरोबिक। तो पहले हम पढ़ते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन में, जो कि मोस्ट कॉमन है, और इसके लिए एनफ ऑक्सीजन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये ग्लूकोज से एनर्जी को ट्रांसफर करता है, और कंटिन्यूसली होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में।
और कहाँ पर होता है ये प्रोसेस, ये होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर हम इसकी इक्वेशन की तरफ देख लें तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर आप इसके इक्वेशंस को भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में कि किस तरह से ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो है ये क्या है, ये हमारे पास रिस्पायरेशन के अपोजिट है, जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन होते हैं और ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं। यहाँ पे एनारोबिक रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो ये तब होता है कि जब हमें क्या है कि हमें अपनी जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो हमारी पूरी नहीं होती, कहाँ से जो हम फूड लेते हैं या एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। तो अगर वहां से ये हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी ना हो तो फिर हम क्या करते हैं कि हम डिपेंड करते हैं कौन से रिएक्शन पे, फिर हम डिपेंड करते हैं एनारोबिक रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एनारोबिक रिएक्शन की अगर आप इक्वेशन को देख लें तो इसमें होता है कि ग्लूकोज, और ग्लूकोज से जो है वो बनता है लैक्टिक एसिड। तो यहाँ हमारे पास दो रीजंस हैं कि जिसकी बिना पे हम क्या नहीं कर सकते कि ये जो एनारोबिक रिस्पायरेशन है हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते। तो एक तो हमारे पास रीजन ये है कि इसमें चूंकि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउनिंग होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, और ये प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या होती है, वो बहुत कम एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो एक तो ये रीजन है जिसकी बिना पे हम इसको यूज नहीं कर सकते। सेकंड ये है कि इसमें लैक्टिक एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, और ये भी जो है इसको भी रिमूव करना जरूरी होता है। तो इस रीजन की बिना पे भी हम इसको एनारोबिक रिस्पायरेशन को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है प्लांट्स में भी और ये होता है यीस्ट में भी। तो यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउनिंग होती है तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इन केस ऑफ यीस्ट जो है इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, और ये हमारे पास इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। जैसे आप ब्रेड में ले सकते हैं कि हम यहाँ पे यीस्ट डालते हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एयर्स प्रोड्यूस करते हैं बबल, और उसकी वजह से वो स्पॉन्जी बन जाता है, ठीक है। और इथेनॉल की हम बात करें तो ये टाइप ऑफ अल्कोहल है, ठीक है, जो कि हम वाइन और बियर वगैरह में इसको क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स के रिस्पायरेशन जो है ये होता है लोअर एनिमल्स में किस तरह से, या फिर हायर एनिमल्स में ये किस तरह से होता है। तो इन केस ऑफ लोअर एनिमल्स या ठीक है जो लेस कम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि उसमें चूंकि लंग्स नहीं होते तो वो जो रिस्पायरेशन होती है वो किस तरह से करती है कि अपनी जो एंटायर बॉडी सरफेस होती है इसके थ्रू वो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं जो बॉडी ब्रीथिंग जो है वो स्पेशल बॉडी पार्ट्स पे करते हैं। तो यहाँ मैंने एग्जांपल ली हुई है अर्थवर्म्स की, कि अर्थवर्म क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब भी स्किन के थ्रू करते हैं और उसको रिलीज भी स्किन के थ्रू ही करते हैं, जो इसकी मॉइस्ट और थिन स्किन होती है। तो लोअर एनिमल्स में ये इस तरह से होती है। अगर हम बात करें हायर एनिमल्स में, तो हायर एनिमल्स में जो है वो स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिसके जरिए से वो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गिल्स हो गए या फिर लंग्स हो गए, यहाँ आप देख सकते हैं ह्यूमन भी हायर में आता है। तो वो नोज के थ्रू ऑक्सीजन को क्या करते हैं कि इनहेल करते हैं, वो पास होता है वेंट पाइप के थ्रू लंग्स में चले जाते हैं, और लंग्स में आपको पता होता है कि एल्वेओलाई होती है जिसके इर्द गिर्द कैपिलरी नेटवर्क्स होते हैं। तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होती है एल्वेओलाई और कैपिलरीज में। लंग्स से ऑक्सीजन इंटर होती है ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है एल्वेओलाई में, और वहां से एल्वेओलाई से ये क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर उसी पाथवे के जरिए से जो है वो एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो ये लंग्स के थ्रू जो है वो हो गई। तो स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स हो गए, कैट हो गए,
ठीक है, काउस, डॉग्स, इनमें लंग्स के थ्रू क्या होती है, ये अपनी ब्रीथिंग जो है या रिस्पायरेशन करते हैं। मैमल्स, रिप्टाइल्स, बर्ड्स हो गए, ये भी लंग्स के थ्रू ही रिस्पायरेशन करते हैं, अपनी ब्रीथिंग करते हैं। फिश, फ्रॉग, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये हमारे पास ऐसे हैं जिसमें लंग्स नहीं होते, लेकिन ये डिफरेंट ऑर्गन्स को यूज करते हैं अपनी रिस्पायरेशन के लिए। जैसे अगर हम फिश की बात करें तो फिश वाटर में रहते हैं और वाटर से अपने ऑक्सीजन को लेते हैं। और फिशेस क्या करते हैं कि जब वो वाटर गिल्स को अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है, रिस्पायरेशन के लिए, तो फिशेस माउथ के थ्रू क्या करते हैं, वाटर के साथ ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और फिर गिल्स क्या करता है कि इन गैसेस की एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन लेता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो माउथ के थ्रू उसको बाहर निकालता है। तो फिशेस हो गए, टैडपोल्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, ऑयस्टर हो गए, ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास गिल्स के थ्रू जो है वो रिस्पायरेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं ये एम्फीबियंस की। फ्रॉग, ये चूंकि एम्फीबियन है तो लैंड में भी रहता है, वाटर में भी रहता है। तो इन केस ऑफ लैंड ये क्या करता है कि ये लंग्स यूज करता है अपने उसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए। और इन केस ऑफ वाटर, अगर ये वाटर में है तो ये फिर अपने जो मॉइस्ट स्किन है उसके थ्रू ये क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस की तरफ। तो रिस्पायरेटरी सरफेस कौन सा सरफेस होता है, ये वो एरिया होता है जहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, या जहाँ पे जो इंटरनल प्लेस होता है या और उसका जो इन्वायरमेंट होता है, इसके बिटवीन जब गैसियस की एक्सचेंज होती है तो उसको हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सरफेस। एग्जाम्पल्स, अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पे हमारे पास लंग्स हैं कि लंग्स क्या है, ये रिस्पायरेटरी सरफेस है, ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जिसमें क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है। गिल्स, जैसे अभी आपने पढ़ा, गिल्स हमारे पास क्या है, ये भी रिस्पायरेटरी सरफेसेस हैं, ठीक है, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या होती है, गैसियस एक्सचेंज होती है। इंसेक्ट, ट्रेकिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इनकी बॉडी के ऊपर कुछ होल्स होते हैं जिनको कहा जाता है स्पाइरिकल्स। और ये स्पाइरिकल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इंटरनल एयर ट्यूब्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये इंसेक्ट क्या करते हैं कि इन्हीं होल्स के जरिए से ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और वही ऑक्सीजन जो है ये इंटरनल एयर ट्यूब्स में चली जाती है और वहां से ये पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और फिर सेम वही केस में उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ जाती है, और इसी यहाँ से जो है वो इन्हीं होल स्पाइरिकल्स के जरिए से वो बाहर क्या हो जाती है, वो रिलीज हो जाती है इनटू द एनवायरनमेंट। तो ये हमारे पास है रिस्पायरेटरी सरफेसेस। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हम रिस्पायरेशन की बात करते हैं या हम ब्रीथिंग की बात करते हैं, गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट जो है उसको माइंड में रखना जरूरी है, और वो ये है कि अगर गैसियस एक्सचेंज होती है, रिस्पायरेशन होती है, तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए से ही होती है। अगर हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को अगर हमने इनहेल करना है, तो ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट में ज्यादा है, हमारे लंग्स में या ब्लड में क्या है वो कम है, तो वो डिफ्यूज हो जाती है बाहर एनवायरनमेंट से इनसाइड एनवायरनमेंट में। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का भी है। तो गैसियस डिफ्यूजन क्या होती है, the movement of molecule from the higher concentration area to the lower concentration area is known as diffusion, ठीक है। जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, जहां पर उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो हाई कंसेंट्रेशन से मूव करते हैं टूवर्ड द लोअर कंसेंट्रेशन एरिया। तो ये प्रोसेस जो है रिस्पायरेशन, ये होती है किसके जरिए से, डिफ्यूजन के जरिए से होती है।
तो नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेसेस पे, कि अगर रिस्पायरेटरी सरफेसेस हैं, मतलब लंग्स है, एल्वेओलाई है, ठीक है, जो क्या करते हैं, जिसमें गैसियस एक्सचेंज होती है, तो इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि वो मस्ट होनी चाहिए, तो हमारे पास एफिशिएंट रिस्पायरेशन जो है वो हो सकेगी। उसमें फर्स्ट ये है कि ये जो है, ये जो रिस्पायरेटरी सरफेसेस हैं, ये परमिएबल होने चाहिए, ठीक है, परमिएबल होंगे। परमिएबल मींस दैट अलाउ एवरीथिंग टू पास। अगर ये परमिएबल है मींस तो एल्वेओलाई है या कैपिलरीज है, तो यहाँ पर से ये गैसियस एक्सचेंज इजीली हो सकेगी। नेक्स्ट, इनका थिन होना भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि एल्वेओलाई है तो इसका जो एपिथेलियम है, इसका जो आउटर लेयर है, या कैपिलरीज है, इसका जो आउटर लेयर है, जो एपिथेलियम लेयर है, ये मस्ट थिन होंगे। अगर ये थिन है तो डिफ्यूजन इजीली हो सकेगी, और अगर ये थिक होंगे तो फिर वहां से डिफ्यूजन सही से नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि इसका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होना चाहिए, ठीक है। अगर हम क्या करें, हम अपने लंग्स को, उसमें जो एल्वेओलाइज है, अगर हम उसको फ्लेट करें तो वो जो है वो एक टेनिस कोर्ट, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं टेनिस कोर्ट के साइज जितना वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लंग्स में हमारे मिलियंस ऑफ एल्वेओलाई प्रेजेंट होते हैं। तो अगर इतने मतलब ज्यादा एल्वेओलाइज हैं तो मीन्स कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर सकते हैं। तो इसके लिए लार्ज सरफेस एरिया का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गुड ब्लड सप्लाई, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, कि अगर ब्लड सप्लाई गुड हो रही है, मतलब उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आके यहाँ पर एल्वेओलाई के साथ क्या कर सकेंगे, एक्सचेंज कर सकेंगे ऑक्सीजन और इसको, ठीक है। सो ये इसकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एल्वेओलाई है और उसके साथ क्या है, कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज में कौन सा है, रेड ब्लड सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्वेओलाई जो है उसमें हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट है, वहां पे ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और कैपिलरीज में जो ब्लड आता है तो वहां पे ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन क्या होती है, वो कम होती है। इधर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वेओलाई से कहाँ पे डिफ्यूज हो रहा है, वो डिफ्यूज हो रहा है ब्लड में, और कैपिलरीज से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रहा है कहाँ पे, इन द एल्वेओलाई, ठीक है। तो ऑक्सीजन चूंकि एल्वेओलाई में आता है, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो वहां पे हमारे पास ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से ये डिफ्यूज हो जाता है कहाँ पे, ये जो कैपिलरीज है इधर वो डिफ्यूज हो जाता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है जो मैंने अभी आपको बताई भी, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसके लिए लार्ज सरफेस एरिया होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास जो है, जो एल्वेओलाई है, इसकी अमाउंट हमारे पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर एल्वेओलाई ज्यादा है तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो भी क्या हो सकेगी, वो ज्यादा से ज्यादा हो सकेगी। और अगर एल्वेओलाई कम है, जैसे एम्पाइसीमा वगैरह में आपने पढ़ा है कि उसकी ब्रेक डाउनिंग हो जाती है, तो फिर हमारे पास जो गैसियस एक्सचेंज है वो भी सही से नहीं हो सकती। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि ये थिन होने चाहिए, ठीक है, इसके एपिथेलियम वॉल यानी ये वन सेल थिक होते हैं। मॉइस्ट लाइनिंग जो है, कि ये जो इसके वॉल्स हैं ये क्या होंगे, ये मॉइस्ट होंगे। जब मॉइस्ट होते हैं तो वहां से डिफ्यूजन जो है वो इजीली हो सकती है, ड्राई से नहीं हो सकती। और गुड सप्लाई ऑफ ब्लड भी मैं आपको बताया है कि अगर ब्लड सप्लाई गुड है, जैसे यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है उसके इर्द गिर्द, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कलर के, ये एल्वेओलाई के इर्द गिर्द कैपिलरी नेटवर्क हैं, ठीक है। और ये जो रेड रेड इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज है, ये इसमें ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। तो ये जो है ये हमारे पास अगर ब्लड का यहाँ पे सप्लाई ज्यादा होता है तो यहाँ पे रिस्पायरेशन यानी गैसियस एक्सचेंज ज्यादा हो सकेगी। और अगर ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रही या उसमें ऑक्सीजन की कमी है तो फिर वहां पे रिस्पायरेशन सही से
नहीं हो सकेगी। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको रिस्पायरेशन के बारे में थोड़ी बहुत जो है वो समझ आ चुकी होगी।